से इंडिया में आई है, कोई उसको ज़बरदस्ती लेने नहीं गया। हमारी पता नहीं कितनी बेटियों के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार हुआ, हमारी बहन बेटियों को उठा लिया, 8-8 साल 10-10 साल लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती निकाह करते हैं, ज़बरन इस्लाम धर्म कबूल करने में मजबूर करते हैं, उनको मार दिया जाता है। ये सीमा हैदर तो अपनी मर्जी से आई, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट कर क्यों रखा है। अपनी मर्जी से आई है। और यहाँ की राजनीति के देखिए आप कि रोहिंग्या मुसलमानों को सारी सुविधाएं दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनको हम फ्लैट देंगे। अरे भाई, जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा के आए हैं यहाँ पे, सरकार उनको फ्लैट नहीं चाहिए? हिंदुओं का हिंदुस्तान के अलावा कौन सा देश है? मुसलमानों के लिए 54 कंट्री है, वहाँ जाए ना। जो प्रताड़ित हो रहा है, अगर उनको कोई तंग कर रहा है तो तंग भी करने वाले मुसलमान है ना, मुसलमान को वो हिंदुस्तान में किस लिए आना चाहते हैं? नमस्कार मित्रों, आज हम बहुत सारे मसले आ रहे हैं दो देशों के मामले में। सीमा हैदर प्रतिदिन आपको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, छोटे यूट्यूब से लेकर पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, लेकिन भारत में सीमा हैदर सिंगल आई है। किस कारण से आई है ये आपने बड़े बड़े चैनलों पे देखा। बड़ी सारी बातें रोज़ पूरे देश के सामने जा रहा है, लेकिन लाखों की संख्या में जो पाकिस्तान और भाई आए हुए हैं, उनका दर्द कौन बताएगा? उनकी समस्या क्या है, उनकी पीड़ा क्या है? आपने सीमा हैदर को भाभी बना दिया कि पता नहीं ये टीवी चैनल वाले टीआरपी के चक्कर में क्या क्या बना दिए। लेकिन मैं आज पहुंचा हूं इसी दिल्ली में, वहां कम से कम हजारों की संख्या में हमारे पाकिस्तानी भाई शरणार्थी के रूप में हैं, और उस जगह पे खड़ा हूं जहां उनके वीज़ा से लेके उनकी समस्याओं की बात करते हैं लोग, और किस तरह से उनका समाधान होता है, और वो किस तरह से आते हैं, उनके कौन कौन से पेपर लगते हैं, कौन कौन सी फॉर्मेलिटी होती है, तब वह भारत पहुंचते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, कौन सी समस्या है, वह जानना और देखना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। उस समस्या को बताने के लिए छोटा चैनल लेके मैं आपके पास उपस्थित हूं। मैं आज पहुंचा हूं, ये देखिए, अंकित पारस ऑनलाइन सॉल्यूशन, संजय कॉलोनी, ये संजय कॉलोनी है। अब वो समस्याओं पे बाद में बात करेंगे। वहाँ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ उपलब्ध सेवाएं, नीचे लिखा हुआ है नोट, पाकिस्तानी नागरिक यहाँ एलटीबी एक्सटेंशन, नूरी वीज़ा एवं भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वो नोट में लिखा हुआ है। उसको मैं भी नहीं समझ पाया। मैं इन लोगों से पूछा वो एलटीबी और ये एक्सटेंशन, नूरी वीज़ा क्या होता है, तो मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि ये यही लोग बता सकते हैं। अब सीमा हैदर से मिलाइए और किस तरह से जिनविन लोग से मिलिए जो वास्तव में आपके अपने परिवार के मेंबर के तरह से हैं और पीड़ित होकर यहाँ आए हैं। कौन सा दर्द लेके आए हैं, कैसे आए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए मिलते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं ये मिलने आया हूँ, ये भाटी माइंस में कितने पाकिस्तान के लोग होंगे? यहाँ हज़ारों भाटी में से पाकिस्तान से विस्थापित और पीड़ित होकर यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे अपना धर्म बचा के आए हैं और अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त, अपना ईमान, अपना धर्म बचाकर भारत में आए। वहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा। वहाँ पर घर भी छीन लिया, धर्म बदलने के लिए जोर डालते थे, मुसलमान बनने के लिए करते थे। हमारी छोटी छोटियाँ बहन बेटियाँ उठा लेते थे, उनको ज़बरन उनसे शादी करना, उन सब को सब कुछ करके अपनी बहन बेटियों की, अपने धर्म को बचा के हिंदुस्तान में आए हैं यहाँ पर। अच्छा, नहीं वो तो हाँ, आपने कहा कि वो अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अब कहाँ जाएं, उनके पास हिंदुस्तान ही एक जगह है, इसलिए वहाँ यहाँ हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ ये एलटीबी और एक्सटेंशन और नूरी वीज़ा क्या होता है, इस देश को जानना चाहिए। ये रोज़ यह काम करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनको कौन कौन सी दिक्कत होती है, कौन कौन से पेपर लगते हैं, कौन कौन सी समस्या होती है, प्रतिदिन यह जूझते हैं, उसको ज़रा समझाइए इस देश को। एलटीवी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म का अगर मैं हिंदी में बताऊं तो लंबी अवधि का वीज़ा ये लॉन्ग मिलती है। जैसे कोई पाकिस्तान जब आ जाता है तो वो अपने रिलेटिव के मार्फत यहाँ पे आता है कि स्पॉन्सर सर्टिफिकेट उसको भेजना पड़ता है। जैसे मान लो कि मेरे कोई रिलेटिव आएगा तो मैं उनको स्पॉन्सर, मेहमान नवाजी का एक सर्टिफिकेट भेजूँगा।
वो पाकिस्तान भेजूंगा। वहाँ पाकिस्तान अम्बेसी, पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर हमारे अम्बेसी है, वहाँ ऑनलाइन वो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। फिर उसकी वेरिफिकेशन होने के लिए जो पाक सेक्शन है, तुर्कमान गेट, वहाँ उनकी वेरिफिकेशन स्पेशल ब्रांच करता है। स्पेशल ब्रांच आएगा, वो मेरे से जो भी जैसे ये खड़े हैं राजवीर जी, राजा राम जी, अभी इनके रिलेटिव वहाँ से आ रहे हैं, इनके बयान लिखेंगे कि वो पाकिस्तान से आने वाला वो आदमी आपका क्या लगता है, कैसे कैसे आ रहा है, आप उनकी क्या जिम्मेदारी लेंगे। जैसे वो फिर यहाँ जाते हैं तो उसके बाद आने के बाद तुर्कमान गेट में जाके उनकी एंट्री कराते हैं। एंट्री कराने के बाद वो वीज़ा जो होता है वो 45 दिन का होता है वीज़ा। हमें 45 दिन के अंदर LTV भरनी होती है, LTV करानी होती है। LTV का मतलब लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो उसके लिए एक जो मेरा जैसे मैं गारंटर हूँ, मेरे पाकिस्तान से रिलेटिव आए, तो मैंने वो एक भारत सरकार राष्ट्रपति के नाम से एक शपथ पत्र दूंगा, जिसे बॉन्ड बोलते हैं, वो बॉन्ड भरूंगा। फिर उनके एक एफिडेविट दूंगा कि भाई मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया में रहना चाहता हूं। उसके बाद LTV के लिए अप्लाई करूंगा। उसके लिए पहले स्पेशल ब्रांच इंक्वायरी करेगी, जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लगा कर जमा करूँगा ऑनलाइन। उसके बाद IB वाले इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद जो मुझे LTV मिल जाती है, LTV जैसे लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाएगी। पहले क्या होता था कि पहले तो 6 महीने की मिलती थी या 3-3 महीने में LTV बढ़ानी पड़ती थी। पर जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने हिंदुओं के लिए ये तो आसानी और कर दी है कि उसका पासपोर्ट अगर 10 साल तक वैलिड है तो उसकी LTV 10 साल तक बढ़ा के दी जाएगी। बार बार पासपोर्ट में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इससे पहले जो सरकारें थी वो हमेशा 3 महीने में, 4 महीने में लोगों को बुलाते थे, वहाँ परेशान होते थे, उन पे पलंटी लगती थी, उन लोगों के पास किराया नहीं होता था। तो अब जो है क्या नाम है, काफ़ी सुविधा हो गई है। अभी भी पाकिस्तान में हमारे काफ़ी संख्या में, हज़ारों लाखों की संख्या में हिंदू फंसे हुए हैं। इस समय जब से ये सीमा हैदर वाला ये केस हुआ है, मैं आपको ये बता दूं कि सीमा हैदर अपनी मर्जी से पाकिस्तान से इंडिया में आई है, कोई उसको ज़बरदस्ती लेने नहीं गया। हमारी पता नहीं कितनी बेटियों के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार हुआ, हमारी बहन बेटियों को उठा लिया। 8-8 साल, 10-10 साल लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती निकाह करते हैं, ज़बरन इस्लाम धर्म कबूल करने में मजबूर करते हैं, उनको मार दिया जाता है। ये सीमा हैदर तो अपनी मर्ज़ी से आई, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट कर क्यों रखा है। अपनी मर्ज़ी से आई है, वो आई है कि यहाँ पे कि मैं इंडिया में आई हूँ वहाँ पे। और एक सीमा हैदर क्या, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर कितने हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं, उनकी पत्नियाँ हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, उनकी पत्नियाँ हिंदू हैं वहाँ पर। कभी हिंदुस्तान ने तो ऐसा कभी विरोध नहीं किया, कभी उनका ये नहीं बोला कि भाई वो मुसलमान है, उसके घर में हिंदू ने शादी का। वो अपने एक लोकतंत्र है, एक उनको अधिकार मिला हुआ है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर सीमा हैदर, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि वहाँ अभी मंदिर तोड़ दिया गया, वहाँ मंदिर तोड़, उसके बाद कुछ हिंदुओं को बंधक बना लिया गया, तो पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की सरकार तो क्या कर रही है, हिंदुस्तान की सरकार को भी चाहिए कि मानवाधिकार आंदोलन, इंटरनेशनल मानवाधिकार में जाना चाहिए हमें। मैं आप जैसे लोगों से करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें इंटरनेशनल मानवाधिकार में जाकर ये बात उठानी चाहिए। पाकिस्तान सरकार निकम्मी है, हिंदुओं के प्रति जो वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं। मैं अभी बताऊँ कि एक कंदकोट एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लिया, उठा लिया गया। बच्चों को घर में जबर घुस कर, या तो पहले तो क्या था कि जैसे कोई रोड पे जा रहा है घूमने के लिए तो वहाँ से अगवा कर लेते थे। अब तो घर में घुस के मार रहे हैं, घर में घुसकर उनको लूट रहे हैं, घर में घुसकर उनके बेटियों को उठा रहे हैं। मैं अभी एक वीडियो आया है, क्या नाम है, जैसे पाकिस्तान की स्टेट KP, बलूचिस्तान KP एक स्टेट है पठानों का, वहाँ पर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को करंट लगाया जा रहा है। ज़बरदस्ती कहते हैं कि इस्लाम धर्म कबूल करो, उनको करंट लगाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और उनसे पूछ रहा है कि आप तुम बोलो मैं हिंदू हूँ, मैं इस्लाम धर्म का, ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो ये फिल्मी दुनिया वाले हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ, नसरुद्दीन शाह कहते हैं ये रहने लायक नहीं है, क्या क्या सभी लोगों को, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को पाकिस्तान में जाके रहना चाहिए। अपने नसरुद्दीन शाह को पाकिस्तान रहना चाहिए, शाहरुख खान को पाकिस्तान में रहना चाहिए, जावेद अख्तर को पाकिस्तान में रहना चाहिए। ऐसे ऐसे जो लोग जो ये बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ कि 1947 के बाद एक भी मुसलमान क्या पाकिस्तान में शरण लेने के लिए गया? उसने ये कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा ज़बरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मुझे ज़बरन मुसलमान हिंदू बनाने के लिए क्या नाम है, ज़बरन मुझे मारा जा रहा है, ज़बरन मुझे क्या परेशान किया जा रहा है। मुझे एक तो उदाहरण बताइए कि किस मुसलमान के साथ यहाँ अत्याचार हुआ है हिंदुस्तान में, एक तो उदाहरण बताइए।
किसके साथ? ठीक है, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं सीमा हैदर पर इसलिए आ रहा हूं कि अगर मान लीजिए इतने सारे लोग लीगल सिस्टम से आ रहे हैं, आपने बताया कि किस तरह से आते हैं, किस तरह से वेरिफिकेशन होता है, लेकिन वो नेपाल के रास्ते आ गई, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए जी, इसके लिए देखो सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है, नेपाल के साथ हमारे हिंदुस्तान की दोस्ती है, और वो दोस्ती से इससे मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एजेंसियों की खामियां रही। अगर मैं इंडियन हूँ और मैं जाके कहूँ कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चे हैं, मैं इनको लेने के लिए आया हूँ, ये आए, तो क्या क्या अब एजेंसियों को क्या इतना तो जो क्या नाम है उन्होंने गहराई में या इतना वो तो नहीं लगा रखी कि भाई वो कौन क्या आ रहा है। जब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, वो तो यहाँ आने के बाद पता लगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी तरह से बहुत सारे लोग आए हों, मान लीजिए तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशी इस देश में आके घुसे हुए हैं, कैसे आए? हमको तो लगता है कि इसी तरह से आए होंगे। मैं कह रहा हूँ तो रोहिंग्यों को पकड़ना चाहिए ना सरकार को, पहले रोहिंग्यों को पकड़ना चाहिए, उन देश विरोधी जो काम करते हैं उनको पकड़ना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ सीमा हैदर को अगर पकड़ा तो फिर भी तो एजेंसियों ने पकड़ा, हमारी एजेंसियाँ उनके पीछे लगी हुई थी ना, कहीं ना कहीं एजेंसियों को उनके ऊपर शक था कि भाई ये हमें लगता है कि वहाँ पे ये इंडियन नहीं है, तो वो पीछे लग रहे। पकड़ा भी तो एजेंसियों ने पकड़ा ना, उसकी जांच भी तो एजेंसी कर रही है। और यहाँ की राजनीति के देखिए आप कि रोहिंग्या मुसलमान को सारी सुविधाएं दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनको हम फ्लैट देंगे। अरे भाई, जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा के आए हैं, सरकार उनको फ्लैट नहीं चाहिए? हिंदुओं का हिंदुस्तान के अलावा कौन सा देश है? मुसलमानों के लिए 54 कंट्री है, वहाँ जाए ना। जो प्रताड़ित हो रहा है, अगर उनको कोई तंग कर रहा है तो तंग भी करने वाले मुसलमान है ना, मुसलमान को वो हिंदुस्तान में किस लिए आना चाहते हैं? जाएं बांग्लादेश में जाएं, उनको जाना चाहिए, क्या नाम है, इंडोनेशिया में जाना चाहिए, सऊदी मक्का मदीना में जाना चाहिए, वहाँ बड़े सेफ रहेंगे। और मैं आपसे ये कि मैं बताना, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, 47 के बाद एक मुसलमान तो बताए जिसको हिंदुस्तान में प्रताड़ित किया गया, जिसको धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। एक तो इतने सारे हिंदू इस देश में आ रहे हैं, लेकिन एक भी माने मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, फिर भी वहाँ के मुसलमानों को लाने के लिए 6-6 महीना इसी दिल्ली में सड़क जाम करके सीएए के नाम पे क्या क्या हुआ, आप क्या क्या देखा आपने? ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये जो कांग्रेस के और उसके साथ जो वामपंथी दल और जो मुसलमानों के खाली वोट जाते हैं, अगर मैं आपके चैनल से माध्यम से बताऊंगा हूँ, अगर हिंदू आज भी नहीं जागे, और हिंदू अगर आज भी नहीं जागे, तो ये लोग कहते हैं कि ग़ज़वे हिंद होगा। ग़ज़वे हिंद का मतलब यह है कि मुसलमान के अलावा कोई नहीं बचेगा, या तो वो इस्लाम धर्म कबूल करेगा या उसकी गर्दन काट दी जाएगी वहाँ पर। इसलिए हम सब लोगों को जागना चाहिए, हिंदुओं को। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा और कोई घर नहीं है हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो सीए कानून लाया गया, वो पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं ना हिंदू, उनको लाने का, उनके मोदी सरकार ने उनको यहाँ हिंदुस्तान में लाने के लिए, उनको इज्जत बचाने के लिए, इज्जत देने के लिए बुलाया ना। और जो कोई मुसलमान अगर कोई प्रताड़ित हो रहा था, तो उनको तंग करने वाले भी तो मुसलमान हैं। वो जाए मक्का मदीना, जाए इंडोनेशिया, जाए बांग्लादेश, वहाँ जाए। वो देश क्यों नहीं लेते पाकिस्तान के लोगों को? कहते वो देश जो मुस्लिम कंट्री हैं, अगर वो प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो मुस्लिम कंट्री वाले उनको कहेंगे हमारे देश में आके बसो। भाई, हिंदू तो हिंदुस्तान में आएगा ना बसने के लिए वहाँ पर, तो वो उस देश में जाए ना, मक्का मदीना में जाए, वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ पे वो पवित्र जगह है, वहाँ पर उनको बड़ी शांति मिलेगी। हिंदू तो हिंदुस्तान में आएगा ना, तो यहाँ एक और मेरा क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए सीमा हैदर का जो मसला था, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सारे लोग हैं, ये कम से कम 50 लोग हैं, ये लीगल प्रोसेस से आए, अपना वीजा प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं, भी इंक्वायरी करा रहे हैं। क्या सीमा हैदर इतनी पढ़ी लिखी, अंग्रेजी बोल के सब कुछ करने वाली, वो ये सिस्टम नहीं जानती थी क्या? नहीं, सिस्टम जानती थी। अभी जो जांच हुई उसमें पता लगा कि उसके सचिन ने उसको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट भेजा था, वो कैंसिल हो, उस पर उनको वीज़ा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सरकार ने देखा, जहाँ हमारी वहाँ बैठे हुए जो एम्बेसी के हाई कमिश्नर ने देखा कि एक मुसलमान को हिंदू क्यों बुला रहा है वहाँ पर, तो उसको वीज़ा कैंसिल, उनको वीज़ा कैंसिल कर दिया। कोई रिलेटिव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। फिर कहीं ना कहीं किसी ने उनको ये रास्ता बताया होगा। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमारी एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए कि इस तरीके से कोई उग्रवादी भी तो आ सकते हैं इस देश के अंदर, नेपाल के रास्ते उग्रवाद। तो हमारे देश की एजेंसियों को सुरक्षा देखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई नेपाल के रास्ते इंडिया में आता है तो उसके पूछना चाहिए कि तेरे इंडिया में एजेंसियों को जिसमें शक हो पूछना चाहिए, तो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, उनका घर क्या है, उनके